फिल्म ऐसी बनाओ कि लोग प्यार देने पे मजबूर हो जाएं. What is the feeling? Because director is the captain of the ship. मतलब मैं इंडस्ट्री में हूँ काफी साल से. मैंने फेलियर देखा, सक्सेस देखा, हक देखा, जो कि आई थिंक कुछ अलग ही डेफिनेशन है प्रेम और सक्सेस का. जो मतलब समटाइम्स सपने में डर लगता है इस तरह के सपने देखने में कि इस तरह की मतलब बातें होंगी, इतना प्यार मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा, और अक्रॉस द बोर्ड. ऐसा नहीं कि एक आवाज आके बोल रही है कि नहीं. आपने कई बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट पीसेस दिए हैं. फैमिली मैन हो गया, आप जुड़े रहे, एक बंदा काफी हो गया, देन राणा नायडू हो गया, बट ये वाला जो रहा, ये शायद मुझे लगता है ये एक मूवमेंट बन गई. एक्चुअली फैमिली मैन 2 में मैंने एक डायलॉग लिखा था कि सच सब चाहते हैं लेकिन सच का साथ देना कोई नहीं चाहता, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है. हक एक सच की कहानी है. मेरे लिए हक एक औरत की कहानी है जिसके साथ 40 साल पहले जस्टिस डिनाई हुआ. मिलने के बावजूद आई वांटेड टू गिव हर जस्टिस. मेरे लिए रिलेशनशिप ड्रामाज में गुलजार साहब से बढ़ के कोई फिल्म मेकर नहीं है इस दुनिया में. कुरान को पढ़ने में, रखने में और समझने में बहुत फर्क है. कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सब है. लाइफ में जब फेलियर हुई तो उससे बहुत कुछ सीखा. सक्सेस से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ एक चीज मिली, ना बोलने की ताकत. मैंने जब टीजर ही देखा, टीजर ही बहुत इंप्रेसिव था, बट फिल्म में तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये पीक एक्टिंग है. मतलब आई रोट कि शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस. यामी बहुत खूबसूरत है. आई थिंक इस फिल्म में तो और भी खूबसूरत दिखी है बहुत. जब मैंने यामी की तस्वीरें देखी इतने सालों से, मुझे उनकी आंखों में गहराई दिखती है, एक रोशनी दिखती है, तेज दिखता है. वो बोलते हैं ना, स्टिल वाटर्स रन डीप. यामी गौतम वाज अ न्यू मदर जब फिल्म की शूटिंग शुरुआत की. नई माँ थी. एक भी बार उनका बच्चा उनके पास नहीं आया, ना वो अपने बच्चे के पास गई. 32 डेज शी लिव्ड लाइक अ सेंट एज शाजिया बानो. इमरान हाशमी जैसे एक्टर को इस तरह के किरदार में मैं देखूंगा. आप भगवान में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल. मूवी गॉड्स में विश्वास रखते होंगे फिर तो. मैं मूवी गॉड्स में विश्वास रखता हूँ. इमरान हाशमी इज इमरान हाशमी. यू लव इमरान हाशमी. पीपल हैव मेड दिस देयर ओन फिल्म. इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है. ये सिर्फ ऑडियंस का स्नेह है. गर्ल्स एंड विमेन आर सीइंग देमसेल्व्स इन शाजिया बानो. ट्वीट्स और इतने थैंक यू कभी लाइफ में किसी फिल्म के लिए किए थे? मुझे लगा था मैंने फैमिली मैन राणा नायडू के लिए किए होंगे, बंदा के लिए किए होंगे, बट आई थिंक वो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है. बट मैं थका नहीं हूँ, यामी थकी नहीं है, इमरान थका नहीं है. हम लगे पड़े हैं थैंक यू बोलने में. एक सीन मेरा ध्यान इस सीन ने बहुत खींचा. यामी बहस कर रही होती है कोर्ट में, अपने बात करते करते अपने सिर का पल्लू ठीक करती है. छोटी छोटी चीजें. एक तो कंटिन्यूटी में लगातार आप देखेंगे यामी के हाथ में हमेशा उनके रुमाल होता है. एक छोटा सा रुमाल होता है. उस जमाने में लोग वो रुमाल और छोटा सा जो पर्स होता है, तो पर्स का चुनना अपने आप में, जब अभिजीत सोनम ने मतलब जो एक लुक टेस्ट देते हैं तो उन्हें प्रॉप्स बनाए थे, तो उसमें मतलब मैंने छोटी सी पुड़िया जो पर्स होता है वो चुना था कि ये छोटा पर्स करेंगे, उसमें रुमाल और उससे पैसे जाएंगे. मेरे लिए वो पर्सनल मोमेंट डालना जरूरी था, बिकॉज मेरी माँ जब जर्नलिस्ट थी, मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, मेरे डैडी बचपन में देहांत हो गया था, वो पैसे बचाती थी, बस के पैसे, चाय के पैसे. हक में मैं बोल सकता हूँ, हक में मेरा सबसे बड़ा मार्केटिंग, मेरा सबसे बड़ा पीआर मेरा ऑडियंस है. बिल्कुल. वो वर्ड ऑफ माउथ, मतलब आई जस्ट वांट टू से थैंक यू. कोटि प्रणाम, बट सीरियसली थैंक यू. आपकी पिक्चर का जब मैंने रिव्यू किया ना, तो किसी ने मुझे बोला, यार तुमने कितने पैसे लिए हैं, इतनी तारीफ किसी फिल्म की कैसे हो सकती है. तो लेकिन उसके बाद जब रिव्यूज आए, जब लोगों ने उस फिल्म की सक्सेस को पर्सनल सक्सेस मान लिया और उस फिल्म के क्राफ्ट को उन्होंने ऐसे मान लिया कि मतलब हमारा अपना क्राफ्ट है, तो फिर आई थिंक सब लोगों को जवाब मिल गए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच सिनेमा जो इतना इम्पैक्टफुल होता है. एंड दर्शकों को बता दो कि मतलब आई थिंक आज मिलकर मैंने इनको जादू की चप्पी दी, बट अदरवाइज सिवाय एक अच्छी फिल्म की मैं कुछ ही दे पाया. हम शायद कभी मिले नहीं होंगे. आई मीन आई कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट द फिल्म, ही कीप्स ऑन शेयरिंग, तो वो सोशल मीडिया पे ही चलता रहा. वी डोंट हैव ईच अदर नंबर्स आल्सो, आज एक्सचेंज कर लेंगे. हाँ. ठीक है. तो फिल्म ऐसी बनाओ कि लोग प्यार देने पे मजबूर हो जाएं. तो व्हाट इज द फीलिंग? बिकॉज डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, और आपने कई बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट पीसेस दिए हैं. फैमिली मैन हो गया, आप जुड़े रहे, एक बंदा काफी हो गया, देन आपका राणा नायडू हो गया, बट ये वाला जो रहा, ये शायद मुझे लगता है ये एक मूवमेंट बन गया. आई थिंक मतलब मैं इंडस्ट्री में हूँ काफी साल से. मैंने फेलियर देखा, सक्सेस देखा, हक देखा, जो कि आई थिंक कुछ अलग ही डेफिनेशन है प्रेम और सक्सेस का. जो मतलब समटाइम्स सपने में डर लगता है इस तरह के सपने देखने में कि इस तरह की मतलब बातें होंगी, इतना प्यार मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा, और अक्रॉस द बोर्ड. ऐसा नहीं कि एक
आवाज आके बोल रही है कि नहीं, हाँ, यू नो कभी कभी दिल भर जाता है, कभी कभी आंखें भर जाती हैं, और यू जस्ट बाय योर हेड इन ग्रैटिट्यूड। तो अपने टीम मेंबर्स को फ़ोन करते हो, उनके साथ शेयर करते हो, वो रोते हैं, तुम रोते हो, और फिर सोचते हैं कि अब और मेहनत करेंगे और डटेंगे और करेंगे। आई थिंक हक की जर्नी में एक कोर बिलीफ था कि एक्चुअली फैमिली मैन 2 में मैंने एक डायलॉग लिखा था कि सच सब चाहते हैं लेकिन सच का साथ देना कोई नहीं चाहता, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है। हक एक सच की कहानी है। मेरे लिए हक एक औरत की कहानी है जिसके साथ 40 साल पहले जस्टिस डिनाई हुआ मिलने के बावजूद। आई वॉन्टेड टू गिव हर जस्टिस। आई वॉन्टेड कि उसकी आज आवाज़ साइलेंस ना हो। लोग बार बार पूछते हैं कि आपने जहाँ फिल्म एंड की उसके बाद भी चीज़ें हुई। मैंने कहा वो मैंने सुपर पे दे दिया क्योंकि मैं चाहता था कि उस औरत को जो लाइफ में विक्ट्री वॉक ना मिली हो, मैं उसको एटलीस्ट सिनेमा में तो दे दूँ, कि एटलीस्ट सिनेमा इज़ फॉर एवर। अब आप जब शाजिया बानो को देखोगे, आप उसको हक़ मेरा पे चलते हुए देखोगे विद द स्माइल एंड प्राइड ऑन आवर फेस, एंड वो जनरेशंस टू कम तक रहेगी, एंड दैट आई थॉट वाज हर ट्रुथ। मेरे लिए अब्बास खान का सच बोलना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज अब्बास खान का सच भी एक सच है, और वो बोलना बहुत ज़रूरी था। हमारे लिए ये फिल्म बहुत मायने रखती है, बिकॉज मैं और मेरी राइटर रेशुनाथ, हमारी एक सोच है। हम उस तहजीब से हैं जहाँ गंगा जमुना तहजीब हुआ करती थी, जहाँ मतलब बिस्मिल्लाह खान गंगा पे बैठ के, तट पे बैठ के शनाई बजाया करते थे। हम लोग उठना बैठना आपस में होता है, आज तक होता है। मेरे सारे दोस्त थे, मेरे मेंटोर फिरोज खान साहब रहे हैं। सो मेरे लिए एज अ इंडियन ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी था, जहाँ मैं हर पहलू दूँ आपको ना। मेरा कोई एजेंडा है, मैं सिर्फ एक बहुत इमोशनल कहानी बोल रहा हूँ, एक बहुत ही फेमिनिस्ट कहानी है, एक औरत की डिग्निटी की कहानी है, एक शादी की कहानी है। और इन अ वे आपने भले सवाल ना पूछा, बट मैं क्योंकि बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप बोलिए। मेरे लिए रिलेशनशिप ड्रामाज में गुलजार साहब से बढ़ के कोई फिल्म मेकर नहीं है इस दुनिया में। जिस तरह से वो अपने किरदार रचते थे, जिस तरह वो स्टेजिंग में कविता लेके आते थे, लिरिक्स तो मतलब गॉड लेवल है। मैं तो सिर्फ लेखन की बात कर रहा हूँ, स्टेजिंग एज डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, और जिस तरह की वो एंडिंग किया करते थे, मेरे लिए गुलजार साहब मेरे गुरु हैं। और हक उनके चरणों में फिल्म अर्पित है कि आपसे जो सीखा मैंने करने की कोशिश की। लोग बारह पूछते हैं लास्ट सीन का मतलब क्या है, कि इमरान ने रोज़ निकाल के रख दिया, और मेरा जवाब यही है कि उस सवाल का जवाब 3 लोग जानते हैं। जब मैं कर रहा था, इमरान जानता है, यामी जानती है, और रेशू ने पूछा, मैंने रेशू को जवाब दे दिया, और मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बिकॉज मैं चाह रहा था ये फिल्म एक कन्वर्सेशन हो। और कन्वर्सेशन आप ऑडियंस से कैसे करते हो, जब आप उनको जवाब ना दो, आप उनको हर तरह के सच बताओ, बिल्कुल, और सोचने दो, बात करने दो। आप भी उनसे बात कर रहे हैं, वो आपस में ही बात कर रहे हैं, और उनको एक एंडिंग दो जहां वो इमोशनली आपके साथ हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का मतलब उनका खुद पर्सनल मतलब है। जैसे गाने या पोइट्री, राइट? आप वही कविता अगर हम दोनों पढ़े हैं, आपके लिए उस कविता का मतलब अलग होगा, मेरे लिए कविता का मतलब होगा। तो हम लोग लाइफ अपनी उसमें डाल रहे हैं, राइट? हमारी परछाई आ रही है। उस एंडिंग का मतलब हर इंसान का अलग है, बिकॉज लोग पूछते हैं और मैं पूछता हूँ आपके लिए क्या मतलब है, और हर इंसान एक बहुत ही ब्यूटीफुल जवाब देता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके लिए लास्ट सीन का क्या मतलब है? मेरे लिए लास्ट सीन का मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं उस आदमी ने भी एक्सेप्ट किया कि ये इसका हक था और इसको इसका हक मिला। दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल रीजन। सो आई थिंक, और आप 10 लोगों से बात करोगे, हर 10 इंसान का जवाब अलग अलग थोड़ा बदल जाएगा अपने हिसाब से, एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल, राइट? अपने आप में हर इंसान का जवाब ब्यूटीफुल है। ऐसे नहीं कि किसी का भी विवादित जवाब आएगा आपको, एंड वो मेरे लिए मतलब एक एज अ फिल्म मेकर एक खुशी की बात है कि थैंक गॉड मैं कर पाया अचीव वो लास्ट सीन को। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बिल्कुल। तो ये आपने वो चीज छोड़ी, एंड इट्स अ गुड थिंग कि ऑडियंस को एक सोचने पे भी मजबूर किया। मैंने कहा ना, कुछ फिल्में जो होती है ना, हमारे साथ रह जाती है। जैसे इसी में एक डायलॉग है जब यामी कोर्ट में कहती हैं कि अब कोई अपनी बेटी का नाम शाजिया बानो नहीं रखेगा, लेकिन मुझे लगता है जो आपने कहा कि जब वो वॉक करती है, तो अब मुझे लगता है लोग अपनी बेटी का नाम शाजिया बानो रखेंगे, प्राउड से रखेंगे। अच्छा, आजकल जब इस तरह की कहानियां होती हैं ना, तो फिल्म मेकर्स उनसे थोड़ा सा बचते हैं, या फिर वैसे फिल्म मेकर्स इन कहानियों को बनाते हैं जो एजेंडा बनाना चाहते हैं।
टू बी वेरी फ्रैंक जी। ठीक है, जो कहीं ना किसी पार्टी से जुड़े हैं ये हैं, और उनकी फिल्म एक तरफ चलती है जी। ठीक, या तो एक धारा को गाली दे रही है या एक धारा की तारीफ कर रही है, जी। बैलेंस कहीं नहीं नजर आता। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती जो सबको लगी वो लगी बैलेंस। जब इमरान हाशमी मोनोलॉग बोलते हैं हमको लगता है ये तो आदमी यार अब्बास तो सही है, हम कहां पूरी फिल्म में उससे नफरत कर रहे थे या हम सोच रहे थे वो गलत है, ये तो फिल्म खत्म हो गई। ये बैलेंस किस तरह से आया? देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो मेरी जो फिल्म मेकिंग है, जब हम सिर्फ एक बंदा काफ़ी है बना रहे थे, राइट, वो भी उसी निडरता उसी ऑनेस्टी से आई। वो लोग- मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन। मैं आपसे मिला नहीं जी। बट वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, और मैं नहीं कहूंगा आपने ये कॉम्प्लीमेंट, ये स्टेटमेंट आपको हजारों लाखों लोगों ने दी होगी जो आपसे मिले होंगे। मतलब वो फिल्म जो थी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी एक बेंचमार्क है। तो मेरे लिए जब बंदा बना रहे थे, राइट, तो बहुत सिंपल था कि ये एक बहुत ही पर्सनल मुद्दे के बारे में है। जैसे कि हक है, दोनों फिल्में एक ही चीज़ से डील करती हैं, वो है फेथ। बंदा के पहले सीन में मनोज बाजपेयी शिव भक्त हैं, शिवलिंग पे दूध डाल रहे हैं, और एंड में जो पूरा समेशन है उनका, वो शिवजी और पार्वती जी की वार्तालाप के बारे में, रावण के बारे में, राइट। इस फिल्म में शाजिया बानो 5 वक्त नमाजी है, मौलवी जी की बेटी है, और शी इज़ अ वुमन ऑफ फेथ, और उनका ही फेथ अंत तक उन्हें कैरी फॉरवर्ड करता है। मेरे लिए फेथ बहुत पर्सनल चीज़ है, और फेथ में जब लोग उसके बीच में आके इंटरप्रेट करते हैं ना, तो उसको, उस टेक्स्ट को, उस भाषा को वो अपना रंग देते हैं, और हर रंग में वो अलग रंग बदलने लगता है। और अगर आप जब पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है इकरा, पढ़, इकरा पढ़, बहुत खूबसूरत है। रंग नहीं बदलता। कि कुरान को पढ़ने में, रखने में और समझने में बहुत फर्क होता है। लेकिन मुझे अभी भी डायलॉग जो हैं वो एकदम जुबानी याद है, जबकि फिल्म को आए हुए शायद 10 दिन हो गए। कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सब है, सब है। सिर्फ उतनी मेहनत करनी है कि उठा के पढ़ लो कि कोई आपके लिए इंटरप्रेट ना करे। आप अगर किसी और को भी अपने इंटरप्रिटेशन दोगे तो आप ऑलरेडी कलर कर रहे हो। अगर दो पढ़े लिखे लोग आपस में बात करते हैं, उनकी बातचीत बहुत अलग होती है, जबकि एक इंसान ने जब नहीं पढ़ा होता तो मैं फिर बता रहा होता हूं और वो सुन रहा होता है, बात नहीं कर रहा होता है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि दोनों फिल्मों में मैं पॉलिटिक्स की बात करें, हर चीज़ पॉलिटिकल है, लव स्टोरी पॉलिटिकल है, बच्चों की भी पॉलिटिकल है। जहां पावर डायनेमिक आता है, पॉलिटिक्स अपने आप आता है। गवर्नेंस वाला पॉलिटिक्स तो बहुत अलग ही चीज़ है, बट पॉलिटिक्स बाय नेचर जहां पावर डायनेमिक है वो चीज़ पॉलिटिकल है, तो वो आप परे रखो। मेरे लिए और विचारधाराएं अलग अलग है। एंड ऑफ द डे अब लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, सेंटर ले लो, एंड ऑफ द डे लोगों का भला करने के लिए विचारधारा बनी है, बट उसको आप साइड में रख दो। मेरे लिए मुद्दे और समझ और समझाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज मे बी मैं लिबरल हूँ शायद इसलिए, और रेशो और मेरी विचारधारा एकदम सेम है। हमारा पहले दिन से उद्देश्य था कि हम लोगों को चाहते थे कि कन्वर्सेशन करें, हमें कंट्रोवर्सी के लिए कोई फिल्म नहीं बनानी, उससे ना, मतलब मेरे लिए फिल्म जिंदगी है, इट्स माई लाइफ, ना जब मैं काम में जाता हूँ अपने ईगो लेके जाता हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि इस कमरे में जितने लोग हैं सब मर जाएंगे, हमारा काम जिंदा रहेगा, तो ढंग का काम करो, और वरना मत करो, ना बोल दो भाई। मतलब लाइफ में जब फेलियर हुई तो उससे बहुत कुछ सीखा, सक्सेस से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ एक चीज मिली, ना बोलने की ताकत। जो डर था ना बोल के, अगर अरे फोमो हो जाएगा, ये मिस हो जाएगा, वो खत्म हो गया। बट उस ताकत को जो मेरे को बंदा से मिली वो मैंने यहाँ यूज की, कि वो जो निडरता से हमने वो फिल्म बनाई, उसी निडरता से ये बनाई। लोग पूछते कि आपको डर नहीं लगा, लोग बोलेंगे, मैंने कि मुझे तो मेरा सच पता है, और सच की आवाज जब आप धीमे से बोलते हो ना, उसकी गूंज हर आवाज से ज्यादा होती है। तो मुझे चीखने की जरूरत ना पड़ी, ना मेरी फिल्म चीख रही है, फिल्म भी उतनी अंडरस्टेटेड है, और मेरा सच जोर जोर से लोग सामने लेकर आ रहे हैं। एंड आई थिंक वही ऑनेस्टी इस फिल्म की है जो कि लोगों को अपील की है। अच्छा, यामी को कैसे आपने सेलेक्ट किया? क्योंकि ये मेरे लिए ना बड़ी अनकन्वेंशनल चॉइस लगी मुझे, क्योंकि यामी बहुत खूबसूरत है। मतलब उनका एक जो शुरुआत से जब वो टीवी में काम करती थी, मतलब वन ऑफ द प्रिटीएस्ट फेसेस वी हैव, शी इज अ फैब एक्ट्रेस, बट इस किरदार में उनको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल था। मतलब मैंने जब टीजर ही देखा, टीजर ही बहुत इंप्रेसिव था, बट फिल्म में तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये
पीक एक्टिंग है, मतलब आई रोट कि शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस, दिस शुड बी मेड ऑफिशियल। मुझे उन्होंने इतना ज्यादा इंप्रेस किया। तो हाउ यामी- यू फाइनलाइज हर? वेल यामी बहुत खूबसूरत है। आई थिंक इस फिल्म में तो और भी खूबसूरत दिखी है। बहुत। और कुछ जिस तरह से उन्होंने रोल प्ले किया है, लगता है कि वो ये रोल प्ले करने के लिए ही पैदा हुई थी बेसिकली। मैं तो कह रहा जैसे वो कांतारा में ऋषभ शेट्टी में वो देव आ जाते हैं ना, तो उनके अंदर शाजिया बानो आ नहीं गई बट थी। आ गई थी। मैं बताता हूँ, जब हम लोग ने लुक टेस्ट किया 40 दिन पहले शूटिंग के, राइट, मैं और पीछे जाता हूँ। फिल्म की कहानी हमने लिखी एंड फिल्म की कहानी लिखी, स्क्रीन पे लिखी नहीं। मैं और ऋषु यामी के पास गए, हमने उन्हें कहानी सुनाई और आइडिया सुनाया और विचार बताया कि मेरा ये प्लान है। उन्होंने कहा मुझे बहुत पसंद आई है, स्क्रीन पे लेकर आओ, मैं स्क्रीन पे पढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने वक्त लिया, अपना स्क्रीन पे लिखा, उनके पास गए, स्क्रीन पे दिया, उन्होंने पढ़ा। उनका सिर्फ एक सवाल था, अब्बास कौन प्ले कर रहा है। हमारा भी सवाल था, अब्बास कौन प्ले कर रहा है, बिकॉज सब तोड़ रहे थे। तो उनकी कहानी अलग है। इन द मीन टाइम जब लुक टेस्ट पे गए, एंड मैं उन तक कैसे पहुंचा उसकी कहानी आपको इसी में बता दूंगा। Yes, please. जब लुक टेस्ट पे गए तो पहले तो 2 कॉस्ट्यूम है, शादी के कॉस्ट्यूम, सुंदर दिख रहे हैं, सब मेकअप वेकअप सब हा हू कर रहे हैं बैठ के। उसके बाद मेरा प्लान था कि पूरा नो मेकअप लुक, सिर्फ आँख में काजल, बेयर क्लोथ्स जो कि ऑलरेडी वॉश्ड हैं, एज्ड हैं, और वो पहन के वो आई और वो खड़ी हुई और कैमरे में देखा। जब मैंने यामी की तस्वीरें देखी इतने सालों से, मुझे उनकी आंखों में गहराई दिखती है, एक रोशनी दिखती है, तेज दिखता है। वो बोलते हैं ना, स्टिल वाटर्स रन डीप। इनकी आंखें स्टिल वाटर्स रन डीप वाली हैं। एक अलग तरह की ज्वाला है उनके अंदर, जो मतलब दुनिया को खा जाए। एक भूख है, एक हंगर है, और बार बार निकल के आती है। एटलीस्ट ये मेरा सेंस था, एंड दैट इज द सेंस दैट मेड मी डिसाइड कि मुझे यामी के पास जाना चाहिए। एंड शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली चॉइस दैट आई वेंट टू। इमरान मतलब एक सपने की तरह मैं गया कि मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स से अगर मांगो तो शायद कायनात दे देती वाला चक्कर है। शाहरुख खान ने सबकी मतलब मेंटालिटी बदल दी है उस चक्कर में। तो हम नहीं मांगते भैया, मैनिफेस्टेशन जिंदाबाद। एंड हम लोग गए उनके पास, उन्होंने कहानी सुनी, पसंद आई। उन्होंने कहा कुछ सवाल है, मैंने कहा उसके लिए स्क्रीन प्ले आप पढ़ लीजिए, जवाब मिल जाएंगे। स्क्रीन पे पढ़ के उन्होंने कहा मुझे सिर्फ स्क्रीन पे पढ़ के उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कहा, मुझे कुछ जरा सा एक टेंशन है। तो मैंने कहा 2 शब्द बोलूँगा, ट्रस्ट मी। टेंशन क्या है? उन्होंने कहा कि लोग मुझे परसीव कैसा करेंगे। मैंने कहा अगर आपको समझ गए तो आपको परसीव एकदम करेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा वो मेरा हेडेक है, लोग मुझे समझ जाएंगे। उसके बाद जिस निडरता से वो उस फिल्म में घुसे, कुछ जगहों तो मतलब ऐसी थी कि मैंने स्क्रिप्ट में कहा कि ये अब्बास नहीं करेगा, उन्होंने कहा नहीं ये अब्बास ही करेगा, उसको समझाना मेरा काम है। एंड ही इज एट द पीक ऑफ हिज एबिलिटीज राइट नाउ, ही ओन द रोल, राइट। एंड यामी और उन्होंने 5 मिनट में रोमांस कर दिया, 5 मिनट शादी खत्म कर दी, और फिर सारी फिल्म एक दूसरे भिड़ते रहे, बट डिग्निटी के साथ। लाइक वो जो सीन है जहाँ क्लाइमैक्स से पहले, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले, शब बारात के बाद वो जब घर आते हैं, जब बेटों ने तिरस्कार कर दिया है अब्बास का, और वो जब बैठते हैं शांति से और वो खाना प्रसाद ऑफर करती है उन्हें, और मेरे लिए वो सीन महाभारत का सीन है, और मुझे चाहिए था वो सीन, बिकॉज महाभारत धर्मयुद्ध था। फैमिली पीपल, रिलेटिव्स ही एक दूसरे को मार रहे थे, दिन भर काट पीट रहे थे, रात को एक दूसरे के शिविर में जाते थे। चाचा भतीजे के कंधे को हाथ लगा के चोट देखता था, कोई वहाँ जाता था, कोई यहाँ जाता, और सिर्फ एक बार अटैक हुआ था उसमें रात को, अदरवाइज अटैक भी नहीं हुआ था। मेरे लिए ये वही है, धर्मयुद्ध ही है, परिवार ही है। एंड ऑफ द डे मतलब तुम्हारे बच्चे हैं, और यहाँ तो तुम एक घर में रह रहे हो बिकॉज आ चुकी है घर के अंदर। दैट मोमेंट वॉज वेरी पिवटल। वो डिग्निटी लाना इन दोनों के बीच में, और वो हिस्ट्री दिखाना कि 17 साल हो गए झगड़ते हुए हमें। It needed 2 actors who owned it, who lived it. यामी गौतम was a new mother जब फिल्म की शूटिंग शुरुआत की। हमारा 45 डे का शेड्यूल था, हमने 32 डेज में फिल्म निपटा दी बाय द वे। यामी एक भी बार घर नहीं गई, नई माँ थी, एक भी बार उनका बच्चा उनके पास नहीं आया, ना वो अपने बच्चे के पास गई। 32 डेज शी लिव्ड लाइक अ सेंट एज शाजिया बानो इन द कैरेक्टर। We never saw यामी गौतम, we saw शाजिया बानो। आखिरी दिन शूटिंग के जब लास्ट शॉट लिया जा रहा था, जहाँ से दूसरों के रिएक्शन लेने थे, उनके से कंधे से पास होना था, इज व्हेन पीपल सॉ हर स्माइल एज यामी। मतलब रियलाइज आत्मा निकल गई, यामी वापस आ गई, और आज तक वो शाजिया बानो जा सकती हैं। बट दैट वाज द डिवोशन, दैट वाज द डेडिकेशन इस क्राफ्ट में,
जो हर एक्टर का था, हर टेक्नीशियन का था. पीपल हैव गिवन देयर ऑल. बहुतों के लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और सब उसके डिस्पाइट लगे रहे हैं, डटे रहे हैं. एंड आई थिंक वो सच्चाई हमारी समवेयर ऑडियंस को कनेक्ट की है. अगेन इमरान हाशमी, उनकी जो इमेज है जी. किसिंग किंग, बहुत लंबे टाइम एक गलती से टी शर्ट पहन ली और आज तक उनको मतलब वो हॉन्ट करती है, बट ठीक है. है, खुद बोलते हैं. पिछली बार जब इंटरव्यू के लिए आए थे, उनका एक शो आया था, शो टाइम. हाँ. ठीक है, तो उनसे लोगों ने ये सब पूछा. फिर बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उन्होंने एक कैमियो किया, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. देन उसके तुरंत बाद ये फिल्म आई, जी. विच वी सी. एक मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दिस इज लाइक आपके करियर का 2.0 और समथिंग. तो आपने कैसे सोचा? मतलब मैं नहीं सोच सकता था कि इमरान हाशमी जैसे एक्टर को इस तरह के किरदार में मैं देखूंगा. आप भगवान में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल. मूवी गॉड्स में विश्वास रखते होंगे फिर तो. मैं मूवी गॉड्स में विश्वास रखता हूँ. आई थिंक बहुत सालों पहले प्रीतम जब मेरी पहली डेब्यू फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे, एक लड़े का सीना का, जिसको अभी 20 साल हो जाएंगे 18 नवंबर को, उन्होंने कहा था कि आदित्य चोपड़ा ने एक चीज़ कही, हर फिल्म के और हर गाने की कुंडली होती है. आई थिंक जब कुंडली सही होती है ना, और जब भगवान का आशीर्वाद होता है, तो आप सही डिसीजंस लेते हो, सही लोग आपकी लाइफ में आते हैं और सही चीज़ें होती रहती हैं. और कभी कदार तो मतलब ऐसा लगता है दुनिया आपके सर पे गिर गई, बर्बादी चल रही है, क्या हो रहा है, लेकिन काम नहीं रुकता, काम सही होता रहता है. इस फिल्म में जितना मतलब आप बोल सकते हैं लाइफ का तनाव हो सकता है, सब कुछ हुआ लाइफ में, बहुतों की लाइफ में, बट काम चलता रहा, काम करेक्ट होता रहा, करेक्ट डिसीजन होते रहे, एंड सब लोग उसी की तरफ काम करते गए. आई थिंक इमरान हाशमी का आइडिया कहाँ से आया? इमरान हाशमी इज इमरान हाशमी, यू लव इमरान हाशमी. एंड अगर रोमांस की बात करें तो इमरान हाशमी. यहाँ मेरे लिए दिस इज रोमांस गॉन रॉन्ग, एक फिल्म है बहुत पुरानी, वॉर ऑफ द रोजेस, माइकल डगलस और कैथरीन टर्नर की, जो कि हाल ही में द रोजेस करके बनी है. दैट इज अगेन अबाउट अ मैरिज गॉन रॉन्ग. और मेरे लिए ये फिल्म वॉज अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ अ मैरिज मोर देन एनीथिंग एल्स. ये एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट था जो कि देश का मुद्दा बना. उससे हमने फिल्म को लिखा है. यू नीडेड 2 कैरेक्टर्स टू प्ले दैट, क्रिएट दैट एंड हैव फन विद इट. एंड हमने बहुत सोचा, एंड इमरान हाशमी का नाम सबसे पहले लिस्ट में आया. सिर्फ ये था कि करेंगे या नहीं करेंगे. एंड आई थिंक मूवी गॉड्स ने अगेन आशीर्वाद दिया, उनको ही बोला तुम कर लो. सो आई थिंक इट जस्ट जस्टिफाइड द फेथ इन एवरीबॉडी. तो अब फिल्म ने जिस तरह का कलेक्शन भी किया है और जिस तरह का अप्रिशिएशन भी है, जी. क्योंकि अप्रिशिएशन से आपको पता है सब कुछ नहीं होता. जी. 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ, इट हैज़ टू कन्वर्ट. जी. क्योंकि आप कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बना लोगे, जब तक वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होंगी, आपके लिए सस्टेन करना, आगे फिल्में मिलना, बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स बिजनेस. तो बिजनेस वाइज, अप्रिशिएशन वाइज, ओवरऑल हक को आप किस तरह से अपने करियर की किस तरह की फिल्म आंकते हैं? आई मीन ये खुली, वीकेंड बढ़ा, वीकडेज बढ़ते गए, ट्यूसडे बढ़ता गया, वेडनेसडे बढ़ता गया, ये स्टडी चल रही है, इसका वर्ड ऑफ माउथ. मतलब आप उम्मीद करते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ मतलब ऑडियंस खड़े होकर ताली मारेगी, रोएगी. मैंने बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े वाइट रुमाल लेके अपना मुंह पोंछते हुए देखा है, ताली मारते हुए देखा है. और ऐसा नहीं कोई एक्टर आया कि ताली बज रही है, लोग अपने आप बैठे बैठे ताली बजा रहे हैं, अंत में खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, क्रेडिट्स चालू हो गए, लोग बैठे हुए हैं बिकॉज वो फिल्म में हैं, वो नम हैं. मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में ऐसा. मैंने लास्ट इस तरह का रिएक्शन खुद भी रंग दे बसंती में किया था, जिसने मुझे बहुत मूव कर दिया था. और मैंने फिर अपने दोस्त अमीन हाजी को फ़ोन किया था, और मतलब मेरा बहुत ही कलरफुल लैंग्वेज है जिसमें मैंने फिल्म की तारीफ की थी, और उसने मुझे बताया नहीं कि मैं स्पीकर फोन में था, आमिर सुन रहा था, बट उस फिल्म ने मेरे को बहुत हिला दिया था. उस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, उस तरह के वॉइस नोट्स, डीएम्स आ रहे हैं. किसी ने मतलब मैसेज किया मेरे को, जिसको देख मतलब कि ये मेरी कहानी मेरी माँ की है. पीपल हैव मेड दिस देयर ओन फिल्म. इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है. ये सिर्फ ऑडियंस का स्नेह है. रिव्यूअर्स ने अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस सेक्शन, मतलब जिस तरह के रिव्यूज आए हैं, मतलब यू प्रे फॉर इट कि एक दिन, बट डर लगता है. भाई ये एक स्टडी भी है, क्योंकि देखो कोई भी फिल्म आती है ना, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, ठीक है. और जो नेगेटिव आता है उसको लोग बोलते हैं इसको पैसे नहीं मिले, पॉजिटिव आता है उसको लोग बोलते हैं पैसे मिल गए, ठीक है. पता नहीं कितने
हजारों टन समोसे मैंने खा लिए होंगे। भाई मेरी छोटे बजट की फिल्म है, किसी को समोसे देने के पैसे और नहीं। मैं रियल लाइफ में समोसा कब खाया होगा मुझे याद नहीं, बट ये एक ऐसी फिल्म रही जिसका मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देखा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। तो ये एक चीज ये भी बताता है कि अबे अच्छी फिल्म अगर बनाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती कोई आपको नेगेटिव बोले। सच बात है, मैं तो खुद क्रिटिक रहा हूँ, मेरी बहन क्रिटिक है, मतलब मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, मेरे परिवार जर्नलिस्ट है, माँ डैडी सब जर्नलिस्ट हुआ करते थे। एक ऑनेस्टी हर क्रिटिक में होती है, अगर अच्छी लगती है तो अच्छा बोलेगा, अगर अच्छी नहीं है तो वो कभी कदा कठोरता से बोल सकता है अच्छी नहीं है, कभी जरा कम कठोरता से बोल सकता है अच्छी नहीं है, बट जो है वो है। एंड अंत में सच ऑडियंस ही बता देता है आपको, क्रिटिक ना बताए, रिव्यूअर ना बताए, ऑडियंस से बड़ा कोई बैरोमीटर नहीं है। इवन हमने देखा कुछ विमेन जो हैं वो यामी से मिलके शो में बहुत रो रही थी, बहुत इमोशनल हो गई थी। तो वो उस तरह के वीडियोस जब एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर आपने देखे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब वो तो थिएटर विजिट ऐसी गए, मतलब अचानक जिस तरह ये हुआ, यामी मतलब बहुत इमोशनल हो गई थी काफ़ी देर तक, मतलब अपने आप को कलेक्ट करने में लगा उनको उस मोमेंट के बाद। यू डोंट एक्सपेक्ट कि इतना छू जाएंगी। और औरतें एंड अक्रॉस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक कम्युनिटी की औरतें, हर तरह की औरत, हर कम्युनिटी से, हर उम्र की औरत ये फिल्म देखने जा रही है। परिवार जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग हर उम्र के जा रहे हैं, यंग लोग जा रहे हैं। एवरीबडी इज सीइंग इट बिकॉज दे सी देमसेल्व्स, गर्ल्स एंड women are seeing themselves in शाज़िया बानो। एंड फॉर मी एक चीज़ हमेशा दिमाग में थी कि ये कहानी शाज़िया और अब्बास ही नहीं, ये श्रद्धा और अमित की हो सकती है, ये सैंड्रा और अल्बर्ट कम्युनिटी की बात ही नहीं है, ये एक बहुत ही ह्यूमन ड्रामा है। बिकॉज किसी ने पूछा कि यार ये कहानी तो 40 साल पुरानी है, मैंने कहा 40 साल में औरतों के लिए क्या बदल गया? तब भी मैंस वर्ल्ड में जी रही थी, आज ही मैंस वर्ल्ड में जी रही है। वही जेंडर पैरिटी तब थी, वही आज है, वही जेंडर बायस था तब है, वो भी आज है। आज भी लड़के की माँ बोलती है हाँ मतलब बेटे ने, लड़के ने कर दिया, क्या बड़ी बात हो गई। प्रोटेक्ट करने के लिए भी औरतें बैठी हैं। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी औरत है, सबसे बड़ा सपोर्ट भी औरत है। सिस्टर उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। मतलब हम ब्रो कोड की बात करते हैं, जब औरतें जुड़ जाती हैं ना तो उनको मतलब कोई नहीं ला सकता। सो इट्स अ ऑनेस्टली हक हैज बिकम अ मूवमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, जहाँ ऑडियंस बात कर करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोसाइटीज़ के, दोस्तों के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के लोग मिल मिल के ग्रुप्स बना के जा रहे हैं। इट इज़ मतलब एक है, इट्स अ मूवमेंट। इतने ट्वीट्स और इतने थैंक यू कभी लाइफ में किसी फिल्म के लिए किए थे? मुझे लगा था मैंने फैमिली मैन राणा के लिए किए होंगे, बंदा के लिए किए होंगे, बट आई थिंक वो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। बट मैं थका नहीं हूँ, यामी थकी नहीं है, इमरान थका नहीं है, हम लगे पड़े हैं थैंक यू बोलने में। वोट की there will be a world record of Yami saying thank you। हम नहीं रुकेंगे, आप जितना प्रेम भेजेंगे हम उतना प्रेम मतलब लेकर थैंक यू बोलेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्म को प्यार मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब हम खराब सिनेमा को क्रिटिसाइज करने का हक रखते हैं तो अच्छे सिनेमा को प्रमोट करना, अप्रिशिएट करना, आई थिंक ये भी हमारी ड्यूटी बनती है। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर हम अच्छे सिनेमा को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप फिल्म जर्नलिस्ट नहीं है। Because end of the day, film journalists are coming from passion for films. Journalism is as much because जितना आप critics के reviews पढ़ते हैं, as a film अगर आपकी growth होती है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है जो शायद आपने ना सोचा हो, कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, बिकॉज हर ऑडियंस उसका अपना बनाता है, राइट? एंड उसमें एक नोट देता है शायद आपने ना सोचा हो, जैसे पोइट्री, पोएम्स में डिफरेंटली, विशाल मिश्रा ने जो गाने बनाए हैं, दे आर रेजोनेटिंग डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल, एंड दैट्स द मैजिक ऑफ आर्ट। एंड एज अ फिल्म मेकर, इट्स माई जॉब एज अ राइटर टू अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब, रेशो बैठ के पढ़े जा रही है, बिकॉज हम चीज़ें देख रहे हैं कि हमने ये सोच के ये लिखा था, बट ये भी मतलब हो सकता है जो कि अफेक्ट किया, विच इज नाइस, बट इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और अगर आप लर्निंग छोड़ देंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? एक चीज़, एक सीन मेरा ध्यान इस सीन ने बहुत खींचा। यामी बहस कर रही होती है कोर्ट में, अपने बात करते करते अपने सिर का पल्लू ठीक करती हैं। तो वो क्या था? वो आपका आइडिया था, यामी ने खुद से किया? उस पर मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा गया। छोटी सी चीज़ है लेकिन मेरा ध्यान बहुत गया उस पर। छोटी छोटी चीज़ें, एक तो कंटिन्यूटी में लगातार आप देखेंगे यामी के हाथ में हमेशा उनके रुमाल होता है, एक छोटा सा रुमाल होता है। उस ज़माने में लोग वो रुमाल और छोटा सा जो पर्स होता है, तो पर्स का चुनना अपने आप में, जब अभिजीत सोनम ने मतलब जो एक लुक टेस्ट देते हैं
तो उन्हें प्रॉप्स बनाए थे, तो उसमें मतलब मैंने छोटी सी पुड़िया जो पर्स होता है वो चुना था कि ये छोटा पर्स करेंगे, उस पर रुमाल और सिर्फ पैसे जाएंगे। और पर्स आप पुड़िया तब देखते हैं जब चाय के लिए पैसे खोलती है और कम होते हैं। मेरे लिए वो पर्सनल मोमेंट डालना जरूरी था, बिकॉज मेरी माँ जब जर्नलिस्ट थी, मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, मेरे डैडी बचपन में देहांत हो गया था, वो पैसे बचाती थी, बस के पैसे, चाय के पैसे, कि उससे हमको फिर जोड़कर वीकेंड पे उडुपी रेस्टोरेंट लेके जाएंगी मुझे, मेरी बहन को। वो मोमेंट मेरे लिए था कि ये औरत ब्लाउज सिलकर, कपड़े सिलकर अपने बच्चों का गवारा कर रही है, उनको परवरिश कर रही है, एंड वो मोमेंट वहाँ डाला। तो मेरे को पर्स वो वाला चाहिए था। रुमाल मैंने देखा है अपने, मेरी बौमा जी, मेरी नानी के हाथ में, मेरी मौसी के हाथ में छोटे रुमाल रहते थे। यामी सॉ इट, इंस्टिंक्टिवली अडॉप्टेड इट, डिस्कशन नहीं हुआ, मेरा रीजनिंग मैंने बाद में बताया, बट शी अंडरस्टूड दैट हैंडकरचिफ नेवर लेफ्ट हर टिल द एंड। जब वो वाइप करती है अपने आंसू, एक ही बार यूज किया है पर हमेशा हाथ में रहा है, बिना रुमाल के। आप हर शॉट देख लो, हाथ में वो रुमाल होगा जब वो बाहर जाती हैं। चुनरी का अगेन, आप लहजा था सर ढकने का, सर कवर होने का, बट बात करते करते वो गिरेगा, हिलेगा। कभी कदार होता है कि एज ए डायरेक्टर ये गिर गया तो आप कट बोलोगे और वापस लोगे कि लगा लो। एग्जैक्टली, यस। मुझे नहीं करना, बिकॉज असली जिंदगी में जब आप बात कर रहे होंगे तो कभी आपका वर्ड पे फंबल भी होगा, आपकी चुनरी भी गिरेगी, आपका कुछ ऐसा होगा जो नॉन सिनेमैटिक है, बट वही तो रियल है और वही मुझे चाहिए। तो आई डू नॉट से कट टू मोमेंट्स लाइक दिस, एंड माई एक्टर्स न्यू दिस, सो दे कंटिन्यूड ऑन। एंड इनफैक्ट मैं इन जनरल, जब बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, मैं कट आराम से बोलता हूँ। जब सीन खत्म हो जाता है, देन आई लेट देम बी, कि अगर एक आध लाइन कुछ बोलना हो, जैसे प्रेशर कुकर वाला सीन है, प्रेशर कुकर वाला सीन में आते इमरान आते हैं, बोलते हैं कि अरे हमारी नई नई बेगम है, इनको तो हम बिगाड़ेंगे और चलो प्रेशर कुकर लेने चलते हैं। उतना डायलॉग था, उसके बाद मैंने काटा नहीं, तो यामी ने कट बोल ही रहे, मतलब डायरेक्टर तो मतलब मनहूस चल ही रहा है बैठ के, क्या करे। तो यामी ने फिर बोला, अरे तेरा जो खाना बना उसका, ना बोलते हैं इसका तो सोचना पड़ेगा। उसके तो और भी एक डायलॉग खेले थे, वो मैंने काट दिए, बट एक नेचुरल सा मोमेंट आता है जो कि एक्टर स्पॉन्टेनियसली बात कर रहे हैं। दैट स्पॉन्टेनिटी, दैट स्पार्क, दैट मैजिक एड्स टू मोमेंट्स, सो आई कीप दैट इन, बिकॉज कुछ भी बाय नेचर परफेक्ट नहीं होता। आप जब परफेक्ट करते हो ना, तो वो उसका एस्थेटिक जरा सा आपको, मतलब टू मच परफेक्शन जस्ट लुक्स फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी। यहाँ मैं चाह रहा था आप इमोशन में घुसो, तो आई केप्ट दोज इम्परफेक्शंस बिकॉज दे वर्क बेटर। सो जो एक्सीडेंट्स हुए, अगेन मूवी गॉड्स के बतौर, वो हुए, और उनको फिर यामी ने कंटिन्यूटी मेंटेन किया बाकी शॉट्स में। एक चीज मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहूंगा, कि मुझे लगता है दिस इज अ माइलस्टोन इन योर करियर। आई एग्री। माने नहीं माने? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। फॉर मी हक इज अ लेगेसी फिल्म। हाँ, व्हेन यू डिसाइडेड कि फिल्म मेकर बनना है, फिल्मों में जाना है, कीड़ा कहाँ से आया था? भाई मैं 9 साल की उम्र तक डिटेक्टिव बनना चाहता था, हार्डी बॉयज पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन पता नहीं, कहानी और प्लेस तो लिखता रहता था, तो 9 साल की उम्र में डिसाइड किया एक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा। ठीक है। और अपने पोस्टर बनाता था मैं, बट पोस्टर में लिखता था रिटन, डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड एक्टिंग बाय मी। और फिर अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, पूजा भट्ट, हर मेरे पोस्टर में हुआ करते थे बैठ के। फिर आई थिंक 12-13 साल की उम्र में पिंपल आ गया। तब तक मतलब मैंने मनोज बाजपेयी वगैरह सब नहीं आए थे, तो ये नहीं था कि अभिनेता के बदले आप निकल जाओ। मैं डिसाइड किया कि नहीं, एक्टिंग अभी छोड़ते हैं, अभी राइटिंग डायरेक्टिंग पे फोकस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैंने अपने दोस्त, बेस्ट फ्रेंड के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी खोली। तब ABCL नए आए थे, हम लोग, अमिताभ बच्चन ने हमारी कंपनी खोली, यूनिवर्स सेलिंग साइड, एंड हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे जो कि आज के ज़माने में OTT के बनते, तब OTT था ही नहीं, तब टेलीविजन था, राइट। एंड 9 महीने हमने कभी जद्दोजहद की इधर उधर, बट इनके साथ लॉन्डो को कौन सीरियसली लेता है, राइट। तो मैं कहा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। मेरे दोस्त ने कविताएं लिखी, ऑनलाइन डाली। एक नॉर्वेजियन लड़की को उनकी कविता पसंद आई, उनका प्रेम हुआ, और वो नॉर्वे में बसे हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनके 2 बच्चे हैं। मैं इन द मीन टाइम रुका नहीं। मैंने पहले रीडिफ पे नौकरी की, वहाँ 6.5 साल काम किया। मतलब मेरे एडिटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं मूवी क्रिटिक भी बना, सोशल मीडिया शुरुआत की, रीडिफ चैट चलाया करता था प्लेटफॉर्म पे, अपने 1000 चैट्स किए। और उसी के द्वारा मेरी लाइफ में हंसल मेहता है, मनोज बाजपेयी की चैट से, दिलप्रिय मतलिया के टाइप, रामू आए, उनका इंटरव्यू करने गया दयम पे, तो वहाँ से बातें शुरू हुई। उन्होंने मुझे पुरस्कार से मिलाया। हंसर की लाइफ में हैरी ओवेजा से, उन्होंने मुझे अजय से मिलाया। कयामत बनी, अजय ने मेरे को रोहित से मिलाया, वहाँ से जमीन बनी। लाइफ कनेक्शंस बनते गए, राइट। सो
ख्याल कहाँ से है? ख्याल तो बहुत पहले से था, जर्नी के डायरेक्शन बनते गए, एंड कोई एक्सपीरियंस लाइफ में वेस्ट नहीं होता। मेरी आखिरी स्टोरी आईसी इटमलपुर की थी, वो मैंने जमीन में लिख दी। जो रिसर्च वाला दिमाग था, जो एप्लीकेशन था, जो एथिक्स मैंने एज ए जर्नलिस्ट सीखे, वो मेरे काम में लगे रहते हैं। सो आई थिंक नथिंग इन लाइफ गोज वेस्टेड एवर, अच्छा बुरा सब। तो अब लगता है कि हक मिल गया। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, नहीं, अभी तो मैंने हक लेना शुरू किया है, मतलब शुरू कर दिया ना? अभी शुरू कर दिया। अब तो मतलब हक से मैं और 10,000 चीजें करूंगा, और भगवान करे मतलब अकल बुद्धि सद्बुद्धि दे कि मैं ढंग का काम करता रहूं, ऑडियंस को कुछ करता। बिल्कुल, और ऐसे ही काम करते रहे, क्योंकि हम लोग भी एज जर्नलिस्ट ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं कि जो मजबूर कर दें कि मतलब आप उनके लिए ट्वीट कर दीजिए, आप उनके लिए 2 वीडियो और बना दीजिए, मतलब आप दिल से बनाना चाहें, क्योंकि सिनेमा आपको मूव करता है। जी, मतलब अब कोई चीज है ही खराब तो उस पर आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। बट जब कोई चीज अच्छी है ना, तो आपके पास भी 4 चीजें खुद से दिमाग में आती हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने वो थैंक यू वाला ट्वीट किया, इट वाज मेरी टाइमलाइन पे वही निकला। मैंने कहा भाई यही बंद नहीं हो रहे। हाँ, यही चले जा रहे, दैट इज गुड थिंग। बट इतना प्यार, कितने मैसेज जनरल ऐसा लग रहा है। प्लेटफॉर्म जो नेगेटिव प्लेटफॉर्म, मतलब ट्विटर पे ट्रोलिंग ही होती है। अरे बदल गया। ट्विटर पे तारीफें, आई थिंक बहुत वक्त बाद मैंने जो है एक ऐसा देखा होगा कि ट्विटर पे तारीफें होनी है। मैंने कहा यार ये नहीं तो अनली क्या होते हैं, मिक्स होता है, 50-50 होगा। बट इस बार मैंने देखा इट्स लाइक ऑलमोस्ट 100%। एक तो थे बट वो इररेलेवेंट टाइप के लोग थे, तो ये देख के अच्छा लगा कि चलो यार, मतलब और इससे एक सीख फिल्म मेकर्स को भी मिलती है कि भाई ढंग की फिल्म बनाओगे तो आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से कहीं फोन करवाने की जरूरत नहीं है, आपको पीआर करने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस और लोग खुद आपका पीआर करते हैं। हक में मैं बोल सकता हूँ, हक में मेरा सबसे बड़ा मार्केटिंग, मेरा सबसे बड़ा पीआर मेरा ऑडियंस है। बिल्कुल, वो वर्ड ऑफ माउथ, मतलब आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम, बट सीरियसली थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आगे उम्मीद करते हैं कि इस तरह की और फिल्में आप बनाते रहोगे और हम फिर से यहाँ बैठ के उन पे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू के रिकॉर्ड्स टूटते रहेंगे फिर से। इस बार मैंने 15 ट्वीट किए, अगली बार 30 करूंगा, ऐसी फिल्म बनाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।